Hello my dear student, welcome back to Gurukrupa SGVS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस में हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। आज कुछ हम नया सोचेंगे, नया क्योंकि केमिस्ट्री में द ट्री इज द मिस्ट्री ऑफ द केमिकल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। एटम जिसकी डिस्कवरी करने के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडल्स विच वी हैव टू यूज, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने जब एटम के बारे में बताया था तब एटॉमिक मॉडल, द डिफरेंट मॉडल्स वेर प्रपोज to explain the distributions of the charged particles in the atoms, जिसके अंदर the first propose the importance of the atomic models that are J.J. Thomson model and Ernest Rutherford model। आज हम J.J. थॉमसन और अर्नेस्ट रुथरफोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने एटम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर जो है वो J.J. थॉमसन की है। J.J. थॉमसन दैट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज theoreticals and experimental investigation on the conduction of the electricity by gas। J.J. थॉमसन ने सबसे पहले गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। जब उसने गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, पहले नहीं पता था, उसको पता नहीं था कि कौन सा रे उसके अंदर से निकला हुआ है। तो J.J. थॉमसन ने ये जो रेज निकले हैं उसके बेस पर उन्होंने जो डिस्कवरी की है, जैसे हम उसको बोलते हैं पहले कैथोड रेज, फिर लास्ट में हम जो नाम दिया है दैट इज नथिंग, इट्स इलेक्ट्रॉन। J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू द J.J. थॉमसन एटम कैसा होगा? एटम एक स्पेरिकल शेप है। स्पेरिकल सिंपल क्या बताया कि व्हाट स्पेरिकल शेप? एटम इज अ स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल सिंपल, इट्स अ स्पेरिकल वन, राइट? Radius of the atom is approximately 10 raised to minus 10 meter। अगर suppose you have to take in the form of angstrom, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 angstrom। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये जो रेडियस है that we have to consider as 10 raised to minus 10 meter, right? The positive charge is uniformly distributed throughout the sphere। Uniformly distributed, what do you mean by uniform? Uniformly that means कहीं से भी आप देखोगे तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिव चार्ज का वो इक्वल रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म रहेगा। That means the charge is uniformly distributed throughout the structure, you can say sphere। Electrons that are arranged in such manners that you can say that is nothing, is a sea of electron। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे रहेंगे? स्टेबल हो गए, यानी कि वी कैन से दैट दैट इज द स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जब इक्वल फॉर्म में रहते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट कैन बी फॉर्म एज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। That's why we can say the electrons that are arranged in such manners that it can be formed as positive structures and negative, यानी कि positive and negative, that means electrostatically stable one, like that। You can say that the positive charge, यहाँ पे जो sphere है उसमें जो positive charge है वो uniformly distributed है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हुए हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है in such manners that the total spheres become as electrostatically stable। It can be formed as a stable electrostatic sphere। So spheres of the positive charge, you can say that is a positive one, and that minus, that's nothing, it can be represent as electron। And that model that can be explained by the J.J. Thomson, that's why we call as J.J. Thomson atomic model। Now, what is the different name we have to
says that, सपोज आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा होगा, यहाँ पे कैसा दिखता है, जैसे आपने कहीं वाटरमेलन आपने बहुत बाहर खाया होगा। वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, जो पूरा जो छोटे छोटे सीड होते हैं, दैट सीड इज नथिंग कैन बी कंसिडर एज द इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। सो based on that we can give the different name of the J.J. Thomson models like plum pudding models, raisin pudding models, or you can say the watermelon models. All the three names that we have to known as J.J. Thomson atomic model. And this can be visualized as a pudding. You can say is the pudding on the watermelon, and that positive charge that we have to consider with the pumps, you can say that are the seed, and seed that are embedded on it, that seed is nothing can be represented as electron. So electron जो है वो पूरे स्पीयर में इस तरह से अरेंज होते हैं, जैसे वाटरमेलन में जो छोटे छोटे सीड होते हैं वो वाटरमेलन में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. So you can say that is nothing, it's a watermelon model. The mass of the atom is assumed to be distributed uniformly throughout the atom. क्योंकि उसका जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ भी ज़्यादा है यहाँ पे कम है. ऑल ओवर कहीं से भी आप देखो तो वो जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक? देखिए जे थॉमसन ने मॉडल तो दे दिया, बट व्हाट इज द ड्रॉबैक? उसका ड्रॉबैक कौन से हो सकता है? इट्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. जे थॉमसन ने मॉडल तो दिया, बट ये जो एटॉमिक मॉडल है वो स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विदाउट स्टेबल स्ट्रक्चर वी कैन नॉट फॉर्म. हम बोल ही नहीं सकते द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम्स आर देयर. अगर एटम का अस्तित्व है देन इट शुड बी स्टेबल, क्योंकि हमारे आसपास जितना भी जो चीज बनी हुई है दैट इज द we can say is the, जैसे डाल्टन ने बताया, the smallest particles of the atom is not smallest particles that we call as the atom. तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो एक्सरे की हुई थी. एक्सरे डिस्कवरी, एक्स जो नाम दिया हुआ जो रेज है, वन टाइप ऑफ द रेज, जो एक्स जो नाम दिया हुआ है पहले नहीं पता था कि ये कौन से रेज है, जिसके बारे में जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता था. तो एक्सरे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये साइंटिस्ट है रॉयंटजन, जिसने एक्सरे की डिस्कवरी की थी. यहाँ पे आप जो देख सकते हैं देयर क्लिड्स एक्सरे ट्यूब्स. इस एक्सरे ट्यूब में आप देख सकते हो कि इस ट्यूब के अंदर टोटली, अगर जैसे प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी. इसमें जो रेज इमिटेड हो रहे हैं उस रेज के बारे में पहले तो रेटिन को पता ही नहीं था कि ये रेज जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है. बाद में जो पता चला कि भाई उसकी प्रॉपर्टी जो है डिस्कस की, मतलब फाइंड की, और उसके बाद एक्सरे जो है वो नाम दिया गया था. जैसे एक्सरे इज व्हेन द कैथोड रे स्ट्राइक्स टू द टारगेट ऑफ द एनोड. यहाँ पे जो रे स्ट्राइक हो रहे, ये देख सकते हैं, ये जो रेज है जो पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे, स्ट्राइक होके अपना जो डिफ्लेक्शन जो है वो बता रहा है. जैसे कि कैथोड रेज, हमने कैथोड रेज क्यों दिया? बिकॉज दैट रेज कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड पार्ट्स. क्योंकि उस ट्यूब में दो चीजें, एक वन है एनोड, अनदर वन इज अ कैथोड. और कैथोड जैसे यहाँ पे कैथोड है, तो कैथोड से जो रेज मतलब निकल रहे थे, इमिट हो रहे हैं, दैट वी हैव टू स्ट्राइक ऑन द टारगेट. और टारगेट कौन सा होगा आपका? दैट इज नथिंग, इट्स अ एनोड वन. सो सबसे पहले आपने एक्सरे देखा होगा कि ज्यादातर मेडिकल साइंस के अंदर एक्सरे का यूज होता है, ताकि सपोज बॉन रिलेटेड कोई भी फ्रैक्चर हो, अगर आप एक्सरे निकालते हो तो पता चलता है कि हाँ देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट पे जैसे ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक फ्रैक्चर है. तो एक्सरे जो है वो पर्टिकुलरली क्या बताया था कि पहले जो साइंटिस्ट यानी कि रोटिंग जो है उसको पता नहीं था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरे. जो रेज इमिटेड हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पहले नहीं पता था, और उसने जो नाम दिया, क्योंकि ही डजंट नो अबाउट दैट रेज प्रॉपर्टी, और उसने क्या नाम दिया? एक्सरे. और तब से हम एक्सरे जो है उसका यूज कर रहे हैं. X-rays that are the powerful electromagnetic radiations with the wavelength around 0.1 nanometer. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबसे पावरफुल है, और जिसकी रेडिएशन की जो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ इज 0.1 नैनोमीटर.
और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट कैन बी पोजेस इन द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, बोथ फील्ड में वो अप्लाई हो सकता है, यानी कि डिफ्लेक्शन हो सकता है. Suppose we have to discuss about the radioactive and the observations of the Rutherford. Rutherford ने जब एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि देखिए जे थॉमसन ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल बताया, तो उसने जो एटॉमिक मॉडल बताया तो उसके ड्रॉबैक थे कि ये एटॉमिक मॉडल काम नहीं करेगा बिकॉज इट्स नॉट स्टेबल इन नेचर. फिर रुथरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, उसने ऑब्जर्व किया किस चीज पर, उसने रेडियो एक्टिविटी जो है उस पर फोकस किया और उसके ऊपर ऑब्जर्व करके उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई अल्फा बीटा और गामा ये 3 तरह के जो रेडियो एक्टिव मतलब जो रेस है, उस रेस में उसने एक पर्टिकुलर अल्फा रेस जो है उसका यूज किया और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. तो पहले कोई भी चीज डिस्कवरी होने से पहले ये पता होनी चाहिए कि बेसिक हमें किस चीज की जरूरत है. जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं तो मुझे बम्बार्डमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ द, जैसे रुथरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी, तो गोल्ड जो है उसके अंदर जब उसको बम्बार्डमेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का, तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी है. तो यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन किया था, जैसे एक्सरे हैव द हाई पेनेट्रेटिंग पावर. देखिए पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, यानी कि एक्सरे जब आप निकालते हो तो चलो ओके इट कैन बी हेल्पफुल फॉर द मेडिकल साइंस, बट पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इट कैन बी हार्मफुल. सो हैंस देयर आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम्स एंड द मैटर्स. यानी कि हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर जैसे कि बॉन्ड का स्ट्रक्चर आपको फाइंड करना है, देन वी हैव टू यूज दैट एक्सरे, क्योंकि उसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है. X-ray are not deflected by the electrical and magnetic field. When we have to apply the electrical and magnetic field, X-ray जो है वो deflect नहीं होगा. It's not deflected. Same ही जाएगा. X-rays that are high energetical radiations and it can be cause ionization radiation readily. यानी कि fast ionization कर देगा और एनर्जी भी ज्यादा रहेगी उसकी. वो ऑब्जर्व द फिनोमिनास ऑफ द नेचुरल रेडियो एक्टिव. तो सबसे पहले ये जो फिनोमिना यानी कि रेडियो एक्टिविटी है किसने ऑब्जर्व की थी, किसने की थी, हैंडी बैक्वारल. ये इसका पिक्चर है, देख सकते हैं आप. ज्यादा तो साइंटिस्ट की दाढ़ी मुझे ज्यादा बड़ी हुई होती है. द सब्सटेंस विच इज सो द प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो एक्टिव दैट आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ऑब्वियस है, जो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन को इमिट करता है किसको, दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. एग्जांपल जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है और फ्रांसियम है. तो सारे के सारे जो एलिमेंट है दैट इज नथिंग, इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. What are the observations that made by the Rutherfords regarding the radiations emitted by the radioactive element? Alpha rays की बात करते हैं. Alpha rays that are the doubly ionized helium nucleus. जैसे मैं बात करता हूँ helium, that is He. He helium, हाइड्रोजन हीलियम यानी कि 2. क्या करेंगे 2, उसका वेट कितना होगा 4. So that are the 2 neutrons and proton. That means the mass. That's a 4, and electron we can say that is a 2. 2 electrons, 2 protons and 2 neutrons. Proton plus neutrons, total 4. यानी 2 He4. That's nothing. It's a alpha rays. जिसका चार्ज कैसा होगा, positively charged. So alpha rays cause the ionization of the gas as they are charged species. Charged species होगा तो obviously वो ionization करेगा गैस का. And X-ray has the less penetrating power. जैसे X-ray की बात करते हैं, X-ray के पास हाईली पेनेट्रेटिंग पावर था, जब अल्फा रेस के पास पेनेट्रेटिंग पावर इतना नहीं है. They can penetrate only the few centimeters. ज्यादा पेनेट्रेट यानी कि ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगा, कुछ सेंटीमीटर तक ही जा पाएगा. So in the airs and the hands they are less harmful. क्योंकि पेनेट्रेटिंग पावर कम होगा तो हार्मफुल भी वो कैसा रहेगा, इतना ज्यादा नहीं रहेगा. It can be hence that are the less harmful in nature. Alpha rays that are the deflect by the both electrical and magnetic field.
जैसे X-ray is not deflected by the electrical or magnetic field. Alpha rays that are the deflected in the presence of the electrical and magnetic field. Alpha rays are deflected toward the negative plate. Alpha rays deflected toward the negative plate. क्योंकि alpha rays का खुद का charge, obviously we can say that is He2 to He4. That means positive one. Beta rays are negatively charged and bend toward the positive plate in the electric field. अब बीटा रेज की बात करते हैं. अल्फा रेज हो गया पॉजिटिव, बट बीटा रेज क्या है? इससे नेगेटिवली चार्ज. हम चारों रेडिएशन के बारे में, मतलब चारों रेज के बारे में, अल्फा, बीटा और गामा. अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, और इट्स अ बैंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन बीटा रेज दैट ट्रैवल्स विद द हायर वेलोसिटी कंपेयर टू द अल्फा रेज. उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. अल्फा और बीटा कौन भागेगा? बीटा. बीटा पहले भागेगा बिकॉज हाई वेलोसिटी. Penetrating powers of the beta rays is 100 times more. You can say that more than the alpha one. Okay, so the penetrating powers of the beta rays is 100 times more than the alpha rays. Penetrating powers बीटा का सबसे ज्यादा होगा. Suppose we have to discuss about gamma rays that are highly energetical, same as X-ray one, with much lower wavelength than the X-ray. X-ray के कंपेयर में उसकी wavelength थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा कम होगी बोल सकते हैं. हार्ड X-ray have high penetrating one, जबकि गामा की बात करें that also wavelength that are the similar with the gamma. X-ray की जो wavelength है वो गामा के साथ हम बोल सकते हैं that are the most of cases the similar in nature. Gamma rays that are the highest penetrating powers than the alpha beta. अल्फा और बीटा के कंपेयर में गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, अल्फा सबसे कम, बीटा 100 टाइम्स मोर, गामा उससे भी ज्यादा. सो गामा रेज आर न्यूट्रल एंड देयर आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा न्यूट्रल. सो तीनों का चार्जेस क्लियर है. पेनिट्रेशन पावर्स ऑफ द अल्फा, बीटा एंड गामा. सपोज वन मार्क्स के लिए एमसीक्यू में या जी नीट के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट इज द पेनिट्रेटिंग पावर्स रेशियो सबसे ज्यादा. सपोज वी हैव टू कंसीडर द अल्फा इज 1, तो बीटा 100 टाइम्स मोर एंड गामा 1000 टाइम्स कंपेयर टू द अल्फा 1. सो द गामा रेज आर मोस्ट हार्मफुल, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर जितना ज्यादा उतना हार्मफुलनेस ज्यादा होगा. किसको? बायोलॉजिकल स्पीसीज दैट कैन बी फॉर्म द म्यूटेशन. म्यूटेशन जीन को ही पूरा चेंज कर देगा. बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब अब हमारी बॉडी की बात करते हैं, अगर उस बॉडी में गामा रेज पेनिट्रेटिंग हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इट कैन बी डायरेक्टली अफेक्ट टू द जीन, यानी कि म्यूटेशन हो जाएगा. दैट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई, दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉज म्यूटेशन. क्या करेगा? म्यूटेशन कर देगा इन द बायोलॉजिकल स्पीसीज. सो इट्स अ वेरी डेंजरस compared to the alpha and beta. Gamma is very dangerous in nature. Alpha, beta and gammas that are affect photographic plate. You know that photographic plate. And but maximum effect is shown in the beta rays due to their highest charge by ratio. E by m ratio is सबसे ज्यादा होगा, यानी उसकी effect ज्यादा रहेगी. So we discuss about the Rutherford model, क्योंकि Rutherford ने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि भाई मुझे अल्फा रेज लेना है, बीटा लेना है कि गामा लेना है. तो उसने अल्फा पसंद किया और उसने जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें पता चला कि एटम कैसा होगा. यानी कि जे थॉमसन के बाद दूसरा साइंटिस्ट कौन आया? रुथरफोर्ड. फिर रुथरफोर्ड के बाद बोहर. जो जो लिमिटेशन है पर्टिकुलर साइंटिस्ट की, उसको ओवरकम करते करते आगे बढ़ते हैं. रुथरफोर्ड ने जो अपना मॉडल बताया, यानी कि वी कैन से द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रुथरफोर्ड. तो रुथरफोर्ड ने क्या बताया? इट्स टीम वर्क. यू कैन से रुथरफोर्ड के साथ उसके दो स्टूडेंट थे, जैसे एक हांस गाइगस और अर्नस्ट मार्टसन, जिन्होंने एक गोल्ड की थीन फॉइल ली थी, पतली सी फॉइल, जिसमें से उसने अल्फा पार्टिकल्स जो है उसको बम्बार्ड किया. यू कैन से जो थीन फॉइल है उसकी जो थिकनेस है दैट्स अराउंड 100 नैनोमीटर्स, एंड उसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल को क्या किया? बम्बार्ड किया.
as the stream of the high energy of the alpha rays were directed at the thin foil of gold metal. जैसे गोल्ड मेटल से वो क्या हुए, पास हुए. तो कुछ ऑब्जर्वेशन तो दिखा होगा. And the thin foil has circular fluorescence zinc sulfide screen around it. जो thin foil थी उसके पीछे क्या रखा था, जिंक यानी कि ZnS का फ्लूरोसेंस स्क्रीन, जिससे हमें पता चलता है कि जो अल्फा रेज जो निकल रहे हैं that can be strike and glow it. So जहां पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो गए तो उस पर्टिकुलर पार्ट पर ग्लो होगा, यानी कि यू कैन से दैट इज अ फ्लैश ऑफ लाइट. एग्जांपल डायग्राम से देखते हैं. दैट्स नथिंग, इट्स अ गोल्ड फॉइल. ठीक है, इट्स अ गोल्ड फॉइल दैट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. यहाँ पे हमने छोटी सी लेड प्लेट रखी है ताकि वी कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर गोल्ड वन, क्योंकि ये आपकी जो गोल्ड की फॉइल है जहां पे हमें अल्फा पार्टिकल्स को क्या करना है, स्ट्राइक करना है. अब जैसे हमने स्ट्राइक किया तो उसके आसपास द अराउंडिंग द गोल्ड फॉइल वी हैव टू पुट वन फोटोग्राफिक प्लेट. और किससे बनी होगी, ZnS. दैट फोटोग्राफिक प्लेट इज नथिंग, कैन बी मेड अप फ्रॉम ZnS, जिंक सल्फाइड. सो अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें अल्फा रेज क्या हो गए, पास हो गए. तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया. तो जैसे यहां से अल्फा रेज क्या हुए, पास हुए. ये ZnS का पूरा फोटोग्राफिक प्लेट है. लेड ब्लॉक जो है दैट कैन बी विद कैविटी कंटेनिंग दैट RaNPO विच इज अल्फा इमिटर. वो अल्फा इमिटर को कहां पे एग्जैक्ट इमिट करना है, वो जिसके लिए हम लेड ब्लॉक को है यूज करते हैं. दैट इज अ नैरो स्लिट, you can say that is a photographic slit or plate. Rutherford gold foil alpha ray scattering the experiment to understand the structure of atom. यहाँ पे हमने गोल्ड फॉइल क्यों ली है, ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम. एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ जान पाए. जो हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ द एटम. तो डिस्कवरी जो हुई है उसके बेस पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली. That is nothing, it's a gold foil. जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर आते हैं तो बहुत से पार्टिकल्स है सीधे पास हो जाते हैं. तो यहां पे आपको ग्लो दिखेगा दैट पर्टिकुलर पार्ट पर. कुछ यहां पे दिख रहा है, कुछ यहां पे दिख रहा है. ऑब्वियसली वी नो दैट द अल्फा पार्टिकल्स खुद का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव होना है. That's we have to put as a positive charge. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there are the different area where the flash of the light can occurs in the photographic plate ZnS. तो ये जो जिस पार्ट पर यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लो हुआ है, जिससे हमें पता चला कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन तो हमें यही दिख रहा है, तो हम कंक्लूजन तो कुछ निकालेंगे. यानी कि रुथरफोर्ड ने देखा होगा, उसने कंक्लूजन क्या निकाला, फिर वन बाय वन देखते हैं. सो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स उस एटम में से पास होते हैं तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो पास हो गए. तो उसका मतलब एक बीच में कुछ जगह खाली है. बहुत सारी जगह ऐसी है जो खाली है, वहां पे बीच बिल्कुल रेसिस्टेंट कुछ भी नहीं है, बीच में एकदम खाली है, तो पास हो जाएंगे. कुछ पार्टिकल ऐसे हैं कि जो अपने जो डायरेक्शन उससे थोड़ी से डिफ्लेक्ट हुए. क्यों? बिकॉज सेंटर में कुछ ऐसा पार्ट होगा जहां पे वो टकरा के अपना जो डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है. यहाँ पे ये सपोज ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे टकरा के जैसे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ से टकरा के जैसे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है. बिकॉज न्यूक्लियस खुद का चार्ज पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्वियसली रिपल करेगा, तो एब्सॉर्ब तो करने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा. और कुछ पार्टिकल्स आप देख सकते हो कि यहाँ से टकरा के आए और बहुत छोटी सी अमाउंट में पार्टिकल्स जो गए वो जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस आएंगे, यानी कि 180 डिग्री पर वापस आ जाएंगे. 180 डिग्री पर वापस आना मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट जो पार्टिकल्स गए हैं वही डायरेक्शन में वापस आए, बट दैट्स द रेशियो इज वेरी लेस, बहुत कम है. ऑब्जर्वेशन देखते हैं. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट आर पास विदाउट डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सीधा पास हो गए. स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट आर डिफ्लेक्टेड इन द स्मॉल एंगल, छोटे से एंगल में वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए.
अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स लाइक, जैसे मैंने बताया था कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, पास नहीं हुए, जिस डायरेक्शन में गए थे उस डायरेक्शन में वापस आ गए। जैसे अगर मैं 20,000 पार्टिकल पास करता हूं या 1 लाख पार्टिकल पास करता हूं, तब जाके एक पार्टिकल्स वापस आता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में कुछ है पॉजिटिव चार्ज, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट जिसकी साइज हम बहुत छोटी कह सकते हैं, दैट्स नथिंग, इट्स अ न्यूक्लियस। आगे देखते हैं कैसे पता चला, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से ही तो पता चलेगा। क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि बहुत सारे पार्टिकल्स जब पास हो जाते हैं उसका मतलब ये है कि एटम में बहुत सारी जगह कैसी है, खाली है। There are the empty space, you can say. The space in the atom is empty. The most of the alpha particles that are pass without any deflection. Few particles that are reflect. कुछ particles क्या हुए? Reflect हुए। यानी कि सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इन द स्मॉल वॉल्यूम एट द एटम विच इज कॉल्ड रिपल्सन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा, डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। एंड द सेंटर पार्ट जो होगा जिसमें बहुत छोटी सी अमाउंट के अंदर 1 लाख पार्टिकल्स को पास करता है या 20,000 पार्टिकल्स अगर मैं पास करता हूं उसमें से एक पार्टिकल्स वापस आता है। उसका मतलब क्या हुआ? तो सेंटर पार्ट जो है वो सबसे छोटा टाइनी पार्ट होगा जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, एंड दैट आर द पॉजिटिवली चार्ज इन नेचर, एंड व्हाटएवर द मास ऑफ द एटम दैट कैन बी लोकेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटर, तो उस सेंटर पर ही वो लोकेट होगा। सो एटम क्या है? एज द एटम द स्फेरिकल center part that positively that is called as a nucleus, and the surrounding the orbit where the electrons are rotate around to the nucleus like that. जैसे हमारी सोलर सिस्टम है कि नहीं, सन है, उस सन के आसपास जैसे अर्थ कंटिन्यूसली राउंड 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 रोटेशन होता ही रहता है। The revolving electron, you can say, the positive is the nucleus. The radius of the atoms are about 10 raised to minus 10 meter, already we discussed. And the radius of the nucleus, nucleus की radius, ये radius nucleus की देखिए, nucleus की radius एक तो छोटा है, उसमें भी radius कितनी होगी? बहुत कम, यानी कि 10 raised to minus 15, 10 raised to minus 15 meters। 10 तो यहां से यहां तक का है वो, और 15 तो कितना होगा? सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस की रेडियस 10 raised to minus 15 meters और एटम की रेडियस 10 raised to minus 10 meter. So what are the postulates of the Rutherford nuclear models of the atoms penetrate models, which is solar model, you can say, क्योंकि सोलार में ऐसा ही होता है। हमारी जो सोलार सिस्टम है उसमें बीच में सन और आसपास अर्थ और सारे जो प्लैनेट है वो कंटिन्यूसली रोटेट फॉर्म में रहते हैं। Positively charged in most of the mass of the atom, the density concentration is extremely small region. हमने बताया क्योंकि बहुत से छोटे से पार्टिकल्स स्मॉल रीजन जो है उसमें से वापस आते हैं। 1 लाख भेजूंगा तब जाके एक आएगा, तो उस छोटे से जो रीजन है, द स्मॉल रीजन दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस दैट इज सराउंडिंग बाय वन पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं। सो दस द रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम इज रिसेंबल टू द सोलर मॉडल, क्योंकि सोलर मॉडल में भी वैसा ही है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर द न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही होगा। लाइक दैट दैट आर द सोलर सिस्टम। तो हमारा जो एटॉमिक मॉडल होगा वो भी इस तरह से ही होगा। सो दैट्स पार्ट्स वी कॉल एज ऑर्बिट where the electrons are rotate, and the center part the positive charge that's called as nucleus. So चलो यहाँ पे रुथरफोर्ड ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, कॉल्ड फॉइल जो है उसका यूज करके अलग अलग ऑब्जर्वेशन और फाइनली कंक्लूजन करके ये बताया कि सेंटर पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली मोशन फॉर्म में होते हैं। बट व्हाट आर द ड्रॉबैक? ड्रॉबैक क्या है रुथरफोर्ड का? ड्रॉबैक एटॉमिक मॉडल में जब रुथरफोर्ड की हम बात करते हैं तो मॉडल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एटम की जो हम बोलते हैं ना डिस्कवरी होती है, भले जोजे थॉमसन ने की, बट रुथरफोर्ड ने भी
जो डिस्कवरी की उसके बेस पर उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो कुछ ड्रॉबैक तो रहेंगे ही। तो ड्रॉबैक ये है कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थियरी, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन द आइसोलेटेड शुड बी इमिटेड सम रेडिएशन। ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली मोशन फॉर्म में होगा, मूवमेंट करता ही है ना, तो वो खुद में से कुछ एनर्जी जो है वो इमिट करेगा ही करेगा, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थियरी। अगर सपोज वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है, तब एनर्जी इमिट करता है, तो स्लोली स्लोली वो न्यूक्लियस के नजदीक होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एटम, इट्स नॉट पॉसिबल। वी कैन से द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम इज नॉट पॉसिबल। एटम होगा ही नहीं, बट इट्स नॉट ट्रू, एटम है। सो ये चीज तो हम एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन रुथरफोर्ड ने नहीं की है। देयर इज नो एनी क्लैरिफिकेशंस इन दैट थ्योरी, सो दैट इज द ड्रॉबैक। So oscillation should be emitted the electromagnetic radiations, therefore electron orbital will be emitted radiation and energy carried out the radiations come from the electronic motion. जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होती है उसमें से एनर्जी जो है कंटिन्यूसली इमिटेड होती है, आती रहती है। देखिए कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगा, सो ऑर्बिटल विद दस कंटिन्यूसली श्रिंक होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि विद इन माइक्रोसेकंड में स्पाइरल डाउन इनटू द न्यूक्लियस, जैसे हमने ऐसे बनाया था ना, ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा। तो वी कैन से द एटम इज नॉट पॉसिबल, बट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम वी कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रुथरफोर्ड। तो यहाँ पे रुथरफोर्ड ने जो एटम की स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी लेवल पर नहीं की है। ही कैन नॉट बी एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्टरी लेवल्स। सो ये क्या हो जाएगा, उसका ड्रॉबैक हो जाएगा। Another one drawback क्या है? The second drawback, Rutherford's model is how electrons are arranged around the nucleus. आपको कोई एनर्जी लेवल के बारे में नहीं बताया है कि भी चलो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रोटेट करता है, बट कौन से एनर्जी लेवल पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एनर्जी लेवल्स, जिसके बारे में रुथरफोर्ड ने नहीं बताया था। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रुथरफोर्ड मॉडल। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट शुड बी कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द रुथरफोर्ड बट इज फाउंड टू बी एज डिसकंटिन्यूअस। रुथरफोर्ड ने क्या बताया, जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करते हैं, जैसे कि ये सिंगलेट है, ये डबलेट है, इस तरह से कहोगे तो ये ट्रिपलेट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे आप आइडेंटिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको इस तरह से चार्ट मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूसली मैनर्स में ऐसा बताया था, बट एक्चुअली इट्स नॉट कंटिन्यूस मैनर्स, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपको पता है, देयर इज हाइड्रोजन की भी एक पूरा स्पेक्ट्रम आता है, लाइमन, बार्मस, पाशन, हून, बेकेट, लाइक दैट। बट ये तो बाद की बात है, बाद में वो डिस्कवर हुआ, बट जब रुथरफोर्ड ने ये चीज़ नहीं बताई थी और रियल में देखने गए, दैट शुड बी एज अ डिसकंटिन्यूस मैनर्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो यही तो है रुथरफोर्ड का ड्रॉबैक, जिसके वजह से बोहर को पता चला कि मुझे उसमें और आगे क्या करना है। जैसे जे थॉमसन ने जो लिमिटेशन दिया था, उस लिमिटेशन को फुलफिल किया किसने? रुथरफोर्ड ने। अब रुथरफोर्ड की जो लिमिटेशन है उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? बोर। तो वैसे वैसे सारे साइंटिस्ट वन बाय वन जो लिमिटेशन है उस पर काम करके उसको सॉर्ट आउट करके फाइनल जो है एटम की डिस्कवरी करते हैं। तो result they observe that the studies of the interactions of the radiation with the matters and given the immense information of regarding the structures of the atom and the molecules, यही तो है रिजल्ट जिसके बेस पर बोहर को अपना मॉडल जो है वो डिजाइन करने में आसानी हुई। जैसे नील बोहर दैट यूटिलाइज द रिजल्ट, उसने क्या किया? रुथरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट यूटिलाइज किया, उसका यूज किया, और उसने अपने आगे की जो डिस्कवरी हो स्टार्ट कर दी। And finally that improve upon the model of proposed the Rutherford, वही रुथरफोर्ड का मॉडल जो उसने इम्प्रूव किया। और फाइनली आपके सामने बोर का मॉडल है ही। सो मैन आर द टू मेन पॉइंट्स इन द बोर मॉडल्स। ज़्यादा डिस्कस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट अभी सिंपल मैं बता दूं, बोर मॉडल में जो है वो
मेनली एक्सप्लेन जो है वो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट आर द वेव एंड पार्टिकल्स लाइक नेचर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये दो नेचर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है बोहर ने। एंड द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दैट रिगार्डिंग टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में जैसे हमने बात की थी अभी, तो उसी तरह से अलग अलग उसके स्पेक्ट्रा है जिसके बारे में रुथरफोर्ड ने बताया है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके अलग अलग एनर्जी लेवल के बारे में पता चलता है। एनर्जी लेवल, एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एक, दूसरा, तीसरा, और लेवल के बारे में पता चलता है। तो ये दो थियरी जो है मेन, जिसने पूरा एटम के बारे में बोहर ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो अप टू हियर सो वी कैन स्टडीज हियर। बहुत अच्छी तरह से हमने जे थॉमसन्स और रुथरफोर्ड्स दोनों के जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन किए, और बोहर ने जो बताया था आगे की थियरी में एक ड्यूअल नेचर वाला और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, तो जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमको सुना, इसके लिए मैं अगेन थैंक यू बताऊँ। थैंक यू।